संख्या जुड़ गई है काफी। हाँ बिल्कुल मैम, समय से फिर स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार वीसी सर को कंफर्म कर देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक। परमेश्वर भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। आज उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में, जिसका विषय है विकसित भारत @ 2047, इसके आलोक में स्त्री विमर्श। इस संगोष्ठी में इस आभासीय पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ मैं अपने अध्यक्ष, जो कि अभी हमारे बीच उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बीसी महोदय प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री, जिनके निर्देशन में, जिनके सहयोग से हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह उन्नतिशील गतिविधियों का आयोजन समय समय पर होता रहता है। स्वागत करती हूँ मैं मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर प्रभा पंत मैम का, जिनका विशाल व्यक्तित्व एक दो वाक्य में नहीं, उनको हम डिटेल में विस्तृत रूप से अभी सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर शालिनी राणा मैम का, जिनके विशाल व्यक्तित्व का परिचय हमारी महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉक्टर श्वेता अवस्थी देंगी जब उनका क्रम आएगा। स्वागत करती हूँ मैं इस महिला प्रकोष्ठ की सदस्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत महोदया का, जिनके सहयोग से, जिनके कर्मठता से, जिनकी सक्रियता से सदैव हमारे कार्यक्रम सफल होते रहते हैं। स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर सुशील चमोली जी का, जो कि हमारे यहाँ कंप्यूटर विभाग में आचार्य हैं और तकनीकी रूप से हमारे सभी कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैम बीसी सर ज्वाइन कर गए हैं। हमारे सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमो नमः सर। नमो नमः। आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके दिशा निर्देशन में, जिनके सहयोग से सदैव हमारा विश्वविद्यालय उन्नतिशील गतिविधियों में संलग्न रहता है। स्वागत करती हूँ मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका और महिला प्रकोष्ठ की जो है मुख्य संयोजिका डॉक्टर श्वेता अवस्थी जी का, जो कि सदैव इतनी ऊर्जा के साथ ऐसे कार्यक्रमों के लिए तत्पर रहती हैं, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सदैव आगे बढ़ कर के भूमिका का निर्वहन करती हैं। मैं स्वागत करती हूँ देश के कोने कोने से जुड़े हुए विभिन्न प्रतिभागियों का, जो कि आचार्य भी हैं, शोधार्थी भी हैं, जिज्ञासु के रूप में जो आज और एक दूसरे की जिज्ञासा के समाधान के लिए विविध प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इस आभासीय पटल पर जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। और जो भी हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, आचार्यगण, छात्रगण, जितने भी इसमें आज के इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का प्रारंभ हम मंगलाचरण के द्वारा करेंगे। हमारी भारतीय परंपरा है, कार्यादौ कार्य मध्य कार्यांते च मंगलम आचरणीयम्।
मंगल के आचरण के द्वारा ये आकांक्षा प्रकट की जाती है कि हमारे कार्यक्रम को दैवीय शक्तियां सफल बनाएंगी। तो मंगलाचरण के लिए मैं आहूत करती हूँ अपनी छात्राध्यापिका सृष्टि का, जो आकर के अपने मंगलाचरण के द्वारा हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ करें। सृष्टि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अथ वैदिकं मंगलाचरणम्। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सनः पितेव सूनविघ्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया। वैदिक मंगलाचरण के द्वारा एक दैवीय वातावरण का निर्माण सृष्टि के द्वारा। आगे इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में मैं स्वागत संगोष्ठी के परिचय के लिए अपनी संयोजिका डॉक्टर श्वेता अवस्थी जी को आहूत करती हूँ कि आप आएं और इस महिला प्रकोष्ठ का, इस आज के संगोष्ठी का और हमारे अतिथियों का जो है विस्तृत परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर श्वेता अवस्थी। Thank you, ma'am. Respected Vice Chancellor, sir, our esteemed guest speakers, academicians, research scholars. Today we are here to celebrate Women's Day, और इसीलिए आज की संगोष्ठी का जो शीर्षक है वह है विकसित भारत @2047 के आलोक में स्त्री विमर्श। ब्रिटेन और अमेरिका से अलग भारत में स्त्री विमर्श या यूं कहें स्त्रियों से के अधिकारों से जुड़े प्रश्नों की चर्चा की पहल 19वीं सदी में पुनर्जागरण काल के उन पुरुषों द्वारा की गई जो ब्रिटेन के प्रोग्रेसिव विचारधारा से बहुत ज्यादा, लिबरल विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और लगभग 1920 तक स्त्री विमर्श का जो आंदोलन रहा वो ऑलमोस्ट पुरुषों के हाथ में रहा। उसके बाद जब राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी जी का प्रवेश हुआ, आगमन हुआ, तो स्वतंत्रता आंदोलन हमारा एक जनसाधारण का आंदोलन बना, और जिसके चलते स्त्रियों का भी वहां पे प्रतिभाग शुरू हुआ, और तब जाकर स्त्रियों ने अपने अधिकारों की चर्चा करनी शुरू की। आज जब हम एक विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भारत में महिलाओं की स्थिति की विवेचना और उसकी समीक्षा करें। एक चीज तो हम गर्व से कह सकते हैं कि पाश्चात्य जगत के सभी लगभग जो सभ्यताएं हैं और जो देश हैं, समाज हैं, वहां की तुलना में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर रही है। और मुझे लगता है कि हम शायद संभवतः इकलौते ऐसे देश हैं जहाँ पे भगवती पुराण, मातृशक्ति पर आधारित पूरा का पूरा पुराण हमको देखने को मिलता है। दुर्लभ है ऐसे उदाहरण ना, अनुसुईया माता जैसे उदाहरण जो हमारे यहाँ मिलते हैं, जिन्होंने त्रिदेवों को भी पालने में झूला झूला दिया। बहुत सी महिलाओं के नामों से हम परिचित हैं, लेकिन जो साधारण महिलाएं थी उनके भी अद्भुत चरित्र रहे हैं जिसका उन्होंने प्रदर्शन किया है। और बहुत सी चीजें हैं जिनमें हम उनसे आगे रहे। शायद इसीलिए हमारे यहाँ स्त्री विमर्श की संकल्पना थोड़ा धीरे और देर में आई है ना? क्योंकि हमारे यहाँ तो हम अर्धनारीश्वर शुरू से पूछते आ रहे हैं। एंड्रोगिनी का कॉन्सेप्ट वेस्ट को आते आते उसमें 20th सेंचुरी लग गई, 20वीं सदी लग गई। हमारे यहाँ हम बहुत पहले से इसको जानते हैं, समझते हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं। जिस वक्त और देशों में महिलाएं स्वतंत्रता का सपना भी नहीं देखने में सक्षम थी, उस समय हमारे यहाँ ऋषिकाएं श्लोक का सृजन कर रही थी। लेकिन बाद में एक थोड़ी गिरावट आती है। मुगलों के आगमन के बाद स्त्रियों की स्थिति बद से बदतर होती है,
लेकिन 19वीं सदी में भी जब ये अधिकारों की चर्चा शुरू होती है तो उसमें टारगेट पॉइंट्स जो हैं वो वही होते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स को इंटरेस्ट था। ब्रिटिशर्स जिन चीजों को लेकर के हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति पर उसको नीचा दिखाने या उस पर आघात करने का काम कर रहे थे, वो बेसिकली उन्हीं बिंदुओं को उन पुरुषों ने उठाया। स्त्री शिक्षा जरूर उन्होंने मानी कि बहुत आवश्यक है स्त्रियों के लिए, लेकिन उसका लक्ष्य महिला सशक्तिकरण नहीं था। उसका लक्ष्य था कि वह एक अच्छी कुशल गृहिणी बन सके। एक मैं कोट करना चाहूंगी यहाँ पर कामेश्वरी जे जी का, कि the attempt was to create a new Indian woman, truly Indian and yet sufficiently educated and tutored in the 19th century values to suit the new emerging society. The education for girls was not meant to equip them to be self-sufficient, independent, and train them to follow some profession, but to be good housewives. अब देखना ये है कि उस परिस्थिति से आज तक हमारी यात्रा कहाँ तक पहुंची है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो पहले से स्थिति बेहतर जरूर हुई है, लेकिन कितनी बेहतर हुई और कहाँ कहाँ काम करना अभी बाकी रहता है, ये सारी चर्चाएं आज के सेमिनार में हम करेंगे। अगर हम अखबारों के इश्तिहारों को देखें, जहां विवाह के इश्तिहार दिए जाते हैं, वहां से हमें इस परिस्थिति को आंकने में थोड़ी सरलता होती है। हाँ, सुंदर सुशील गृहिणी तो आज भी चाहिए सबको, लेकिन क्वालिफिकेशंस में तब्दीलियां आई हैं। बीए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर बीटेक, अब प्रोफेशनल वुमेन की ज्यादा मांग हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सारी पढ़ाई, सारी सब चीजों के पीछे अधिकांश केसेस में माँ बाप का कंसर्न अभी भी यही रहता है कि बिटिया पढ़ जाएगी तो अच्छी शादी हो जाएगी। तो आज हमें ये देखना है कि कितना हमारा समाज हमारे लिए हम एक सपोर्ट सिस्टम की तरह तैयार हो पाया है क्या। तो कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज हम खोजेंगे, क्योंकि जितनी परिस्थिति हम अभी देखते हैं वास्तविकता के धरातल पर, अभी भी हमारा समाज कामकाजी महिलाओं के लिए तैयार नहीं हुआ है। कामकाजी महिलाओं का बाहर निकलना और पुरुष जो कामकाजी हैं उनका घर से बाहर निकलना, दोनों परिस्थितियों में अभी बहुत सारी विषमताएं विद्यमान हैं। अभी एक ऐसी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हम नहीं दे पाए हैं स्त्रियों को जो उनके सपोर्ट सिस्टम का काम करे। परिवार भी अभी थोड़ा अक्षम रहा है वो विश्वास जगाने में। और जब हम ऐसी बातें कहते हैं तो हमें एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, हम 2, 4, 10 केसेस या कुछ मुट्ठी भर महिलाएं जो जिनको बहुत अच्छा सपोर्ट है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। चर्चा ये भी आती है कि कामकाजी महिलाएं तो हाउस हेल्प भी ले लेती हैं, उसका सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि कितनी ऐसी कामकाजी महिलाएं हैं जो हाउस हेल्प सपोर्ट कर पाती है। उसके अलावा कार्यस्थल पर विभिन्न चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना है। So I hope that today's deliberations are able to provide us with certain, strategies or approaches to solve this problem for the emancipation of women. Thank you so much. And now I'd like to invite our first guest speaker, Dr. Shalini Rana. She is presently working as the head of the Department of English in Government College of Education, Jammu. She has teaching experience of 17 years. She has 9 books to her credit: Demystifying Jammu, History, Heritage and Culture, Phonetics and English Pronunciation, Banjar Dharti, a Dogri translation of T.S. Eliot's Wasteland, Black Sun, translation of Dogri play Kala Suraj, Translation Trails, Reimagine Folk Life and Literature, the Parian Spring Refresher Book Volume 1 and 2, are some of the titles. Besides publishing books, she has published numerous research papers in national and international journals. The thrust area of her research work is European literature, Indian folklore, cultural studies, translations, and marginalized languages. She is a reviewer of Web of Science Journal. She is also the member of Sahitya Academy Advisory Board, New Delhi. She is also heading IQAC committee of her college. So this is the glimpse of the persona of our guest speaker. Over to you, ma'am.
So much, ma'am, for that generous introduction. First of all, congratulations to all the men present in this meeting. Happy International Women's Day. I am grateful to Honorable Vice Chancellor Professor Shastri ji of Uttarakhand Sanskrit University for supporting the Women's Studies Cell headed by Dr. Shweta Avasthi ji. Thank you very much, sir, for giving an opportunity for coming together and discussing the challenges and issues faced by women in India, particularly. Congratulations to Dr. Shweta Avasthi ji for doing all the hard work and bringing everyone together on one platform. As intellectuals and academicians, it is our duty to discuss the social issues that we are facing in our day-to-day life, and clearly today focus on women. Although my is eco-feminism, which is a new concept or Western concept, although it existed right from the beginning in our country. I also pay my gratitude to all the participants present over here. And in the end, if they wish to ask any question, that is also welcome. Dear friends, before starting, I would also like to pay my gratitude to my helper, Mrs. Seema. She's from Bahraich. And since she does the household work, it is because of her that I'm sitting over here early in the morning. And she also represents the essence of Indian women. Like yesterday only, it's only been 1 year that she's working, and now she has the vision of buying a small plot so that later on her sons can have a better life. This is the essence of Indian women. दीदी हम थोड़ा पैसा जोड़ेंगे और हम अपने बाबूजी को बोले हैं कि हमारे लिए थोड़ा जगह देखो, क्या 1 बीघा में क्या बनता है, हमारे बच्चे जो है कल को कोई दुकान डालेंगे, सड़क के किनारे होगा. So Indian women never thinks about herself. Majority of Indian women, the traditional Indian women, they don't think about themselves. They think about the future generation. They think about their family. They are selfless. I don't want to claim that each and every woman in this country is selfless. Now women are changing, but this is the true essence of Indian women. She keeps everyone first, and she keeps her priorities secondary. And because of that only, a family exists. It is because of the selfless service of the women that the institution of family remains successful in this country, and we hope that in the coming future also it will remain safe. And for that, we'll have to develop a counter narrative of Western feminism. Now, let us move on to this new concept, that is ecofeminism. Ecofeminism integrates femininity and nature. In simple words, ecofeminists advocate the rights of women as well as nature, or the Mother Earth, the ecology in which we live. Because there are many authors, there are many volunteers, activists who feel that because of male ego, men have exploited Mother Earth for their benefit, for industrialization, for progress, so-called progress. And similarly, they have exploited the body of women as well. She was not given rights across the culture, although, some people will, be against this idea. But if we look around ourselves, in the past 300 or 400 years, we have seen the utmost crimes done on women. The recent example is the doctor in Bengal. So keeping all those things in mind, the first movement which was started in ecofeminism was by Judy Berry. She had started the Earth movement when she saw so much of exploitation around her because of capitalism, because of industrialization, mindless industrialization. We need industrialization, but mindless industrialization will play havoc on our overall well-being. So she was the one who started the Earth movement, and it basically has come out from the feminist movement. And the first formal term to this concept was given by French feminist
Francois D. Warborn in 1974, which advocates the equality of women as well as equal respect for the nature around us. Not only this, it also reviews the non-patriarchal structures also, and it also advocates the organic and holistic development of both men and women as well as the nature around us. Besides this, this talks about or it advocates or it works for the awareness of association between women and nature. As far as we Indians are concerned, our Indian women in the morning take bath, and first of all they worship the tulsi plant, right? So we Indian women are right from the beginning, or not only women but men also. If we look at our ancient scripts, ancient holy texts, if we look at them, they already tell us that in the morning when you wake up, before putting your feet on the ground, you have to say namaskar to Mata Prithvi. We have mantras for that. Even before plucking the flowers for puja, for worship, we have mantras for requesting the flower. Oh, I'm taking you out from this, I'm plucking you out from this plant so that I can offer to God. So we have mantras, Sanskrit mantras, in which we request the flower also, that since I'm plucking you so that I can worship God. So we were already very much eco-feminists in nature. It is only that in the past 3, 4 or 5, 600 years that we lost this our ancient culture. Now coming back to ecofeminism, slowly and gradually this movement became popular, and more women, especially intellectual women, joined the movement. Some of the, for research scholars information, there are many interesting texts and many interesting ecofeminists who have written wonderful texts like Maria Maes. I request you to kindly move to the next slide. Maria Maes, Ariel Saleh, Suzanne Mann, and in India we have Vandana Shiva. She is quite popular and she has raised many important issues in this field. The way we are using pesticides, insecticides, the way we are using chemicals in our fields, and the way we are exploiting Mother Nature in the name of feeding the overpopulated planet. The main tenets of the basic pillars of ecofeminism are sustainable and equitable world. They remind us about care, empathy, and collaboration, not only just with the earth, but with all the other animals, even minor insects, small insects, even we need to be respectful to them. It also talks about gender justice and ecological sustainability. Besides this, women have long worked to protect wildlife, food, air, water, and they are also inspired by the previous environmental theorists like Henry David Thoreau, H.D. Thoreau, American writer, philosopher, thinker, and naturalist, Aldo Leopold, John Muir, Rachel Carson, and the other women environmental ethicists are like Rachel Carson, Terry Tempest. Their books like Silent Spring and Refuge, they are quite popular. As far as land ethics is concerned, it talks about the basic eco-feminist philosophy. I hope I'm audible, ma'am. Yes, ma'am, yes. Yes. Besides this, Vandana Shiva's Ecofeminism, which was published in 1993, is quite popular. And these authors have intermingled modern science, the values, as well as progress. They are not against progress, but they are against mindless progress. Within ecofeminism, for scholars' information, there are various new concepts that have emerged, like cultural ecofeminism, feminist political ecology, ecofeminism and peace, gendering nature, spiritual ecofeminism, vegetarian ecofeminism,
ecofeminism, the cultural ecofeminists say that in various cultures, whether it is Africa, whether it is जी मैम